सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के सीएसटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी शहर की बड़ी खबर के साथ। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को कल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद आज कोर्ट में राज कुंद्रा को पेश किया गया और 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पर्याप्त सबूत है। राज कुंद्रा के खिलाफ अश्लील फिल्म बनाने और ऐप के जरिए उसे अपलोड करने का आरोप राज कुंद्रा पर है। फरवरी महीने में इसी साल इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ था और अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ पॉर्न फिल्में बनाने के इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। ये दावा मंगलवार को मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम ने किया। कहा कि उनके दफ्तर के कंप्यूटर से पॉर्न क्लिप मिली हैं, वहीं से ये काम होता था। पुलिस ने राज कुंद्रा के साथ उनकी ही कंपनी में काम करने वाले आईटी इंचार्ज रॉयन थॉर्प को भी गिरफ्तार किया है। दोनों को 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उमेश कामत नाम के एक बंदे को भी अरेस्ट किया है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चला कि ही वाज लुकिंग आफ्टर द इंडिया ऑपरेशंस फॉर द कंपनी ऑफ मिस्टर राज कुंद्रा, जो कि एक मुंबई के बिजनेसमैन है। उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। फरवरी 2021 में सामने आए पॉर्न फिल्म रैकेट में पहले कुल 9 आरोपी गिरफ्तार थे, जिनमें अभिनेत्री गहना वशिष्ठ और उमेश कामत प्रमुख थे। जमानत पर छूटी गहना ने वीडियो जारी कर अपनी फिल्मों को पॉर्न फिल्म कहने पर आपत्ति जताई है। अदालत में बचाव पक्ष ने दावा किया कि ये मामला अश्लीलता कानून के दायरे में नहीं आता। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो, पॉर्न की कैटेगरी में आता है। जो भी मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है उसमें कहीं भी पोर्नोग्राफिक फिल्म्स का ऐसा कोई सामने नहीं आया है। सेक्शन 67A जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो इसी में कोई तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है। मुंबई पुलिस का दावा है कि ये गिरोह नवोदित महिला कलाकारों को ब्रेक देने का लालच देकर ऑडिशन के लिए बुलाता था, फिर बोल्ड सीन के नाम पर अश्लील सीन शूट करता, विरोध करने वालों को धमकाया भी जाता। पीड़ित लड़कियों के साथ ही कुछ टीवी अभिनेत्रियों ने भी राज कुंद्रा की शिकायत की थी। अदालत में राज कुंद्रा के वकील ने दावा किया कि जिस हॉटशॉट ऐप की बात हो रही है उसे राज कुंद्रा पहले ही बेच चुके हैं। तब पुलिस ने बताया कि राज कुंद्रा भले ही दावा कर रहे हैं कि उस ऐप को वो एक फरार आरोपी को बेच चुके हैं, लेकिन जांच में पता चला है कि वो उस ऐप से जुड़े वित्तीय लेन देन की अपडेट लगातार लेते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें हॉटशॉट क्लिप के वितरण और वित्तीय लेन देन की जानकारी लिया करते थे। पुलिस के मुताबिक ऐसे 4 और ऐप के बारे में जानकारी मिली है और उन सभी के बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 7 करोड़ का लेन देन हुआ है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब पेगासस जासूसी कांड की बात करते हैं। आज भी दिन भर इस मामले पर हो हल्ला चलता रहा। संसद की दोनों सदनों में हंगामा हुआ। शिवसेना और कांग्रेस ने जहां संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी जांच कराने की मांग की, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित कर इस मामले की जांच की मांग की है। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी के आरोपों पर जमकर हंगामा हुआ और कई घंटे दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। राज्यसभा में कई विपक्षी दलों ने मांग की कि सदन की कार्रवाई रोककर पेगासस जासूसी कांड पर तत्काल चर्चा शुरू की जाए, लेकिन हंगामे के बावजूद सभापति वेंकैया नायडू चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। कांग्रेस और शिवसेना जैसे दलों की मांग है कि इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। सरकार अगर पाक साफ हाथों से है तो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी हो जाए, पार्लियामेंट में बहस हो, 267 की नोटिस का स्वीकार करके चर्चा करे। क्यों सरकार भाग रही है? क्योंकि सरकार गुनहगार के कठेरे में है और सरकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से लेके कई नेताओं के, कई मीडिया के लोगों के, कई बिजनेसमैनों के, कई अफसरों के फोन टैपिंग किया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई लेवल एसआईटी बनाने की मांग की है। रंजन गोगोई जो देश के चीफ जस्टिस थे,
उनके ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया अप्रैल के महीने में 2019 में। उस महिला का फोन हैक होता है और नवंबर में राफेल में क्लीन चिट ले ली जाती है। इसका क्या लिंक है, ये क्या क्रोनोलॉजी है? एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यही गतिरोध लोकसभा में भी दिखाई दिया। विपक्षी दलों ने सदन के बाहर भी इस मसले पर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद गांधी जी की मूर्ति के सामने जमा हुए और नारेबाजी की। हमारे देश में जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएसओ नाम के एक इजरायली संस्था जो कि सिर्फ सरकारों को बेचती है अपना टेक्नोलॉजी, ये कोई प्राइवेट पार्टी को ना वो अफोर्ड कर सकते ना प्राइवेट पार्टी को बेचता है। यहाँ पे आप लिस्ट देखे हैं, इंडिया के जजेस बोलिए, आपके जर्नलिस्ट, आपके विपक्ष के नेता, सबके ऊपर ऐसे जासूसी किया हुआ है और हमारे फोन्स पे जो है उस पे हैकिंग का पूरा साइंस मिला है, पेगासस टेक्नोलॉजी यूज कर। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को जहां महंगाई और किसान का मुद्दा छाया रहा, तो मंगलवार को जासूसी कांड। विपक्ष जहां इस मसले पर जांच की मांग कर रहा है, वहीं सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, लिहाजा विरोध जारी है। उधर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को निराधार करार दिया है। राहुल गांधी की कौन जांच करेगा? राहुल गांधी रोज खुद ही सेल्फ गोल करते हैं जिस तरह से, तो क्यों? सरकार के मंत्री ने स्पष्ट तौर से कह दिया, आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी, कि इस तरह की न कोई स्नूपिंग हुई है न कोई जांच हुई है। उन्होंने साफ कर दिया, मतलब उन्होंने विपक्षी लोग भी कह दिया कि इसके पहले भी इसी तरीके से उठाया गया था। पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक मामले में जैसे जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। सरकार के सामने मुश्किल ये है कि इस मसले पर विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं और पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक मामले की हाई लेवल इंक्वायरी को लेकर सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से राजीव रंजन और शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करते 2000 शिक्षक और 1000 कर्मचारियों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इनकी सूची शिक्षक कर्मचारी संघों ने तैयार की, लेकिन इनमें से सिर्फ 2000 को ही सरकारी मदद मिलेगी। ऐसे में संघों ने मांग की है कि बाकी बचे हुए 1000 की जांच और उनके बच्चों तक मुआवजा पहुंचे। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। काश किसी और बच्चे पे ये ना गुजरे जो शिवांगी पे गुजरी है। पंचायत चुनाव ड्यूटी में उसके पापा की मौत हो गई। उनका जिक्र आते ही गला रुंध जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। उसकी हालत पे बस रोना आता है। पापा जी हम लोग के लिए इतने बड़े चीज थे कि उनकी तुलना और कोई नहीं कर सकता। वो चले गए, मतलब सब कुछ चले गए हम लोगों के। जब उनके ही बारे में सुना, लगता था कि सांसें चली गई, पट गए नहीं। उनके बिना नजर लगता है कि कब वो आएंगे, मुझे अपना काम करने को कहेंगे और मैं उनका काम करूंगी। संतोष यादव का परिवार अब बेहाल है। 5 से 9 अप्रैल तक वो लोगों की चुनाव ड्यूटी लगाने के लिए ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें कोरोना हुआ, बाद में गुजर गए, लेकिन उनकी ड्यूटी चुनाव ड्यूटी में नहीं मानी गई, लिहाजा कोई मदद नहीं मिली। लेकिन क्या उस निर्वाचन ड्यूटी लगाने वाले की कोई जिंदगी नहीं थी क्या उसकी? वो भी तो बैठ सकता था। जब 24 के बाद बंद हुए तो क्यों विद्यालय पे था, क्यों बीआरसी पे था? काम करने के लिए, अपने घर का काम करने के लिए नहीं थे। बीआरसी पे गया था वो 4 दिन। ये सीतापुर के टीचर अभिषेक हैं। दूसरों को चुनाव में कोरोना से बचने की ट्रेनिंग कराते दिखते हैं। चुनाव में टीचर्स की भी ट्रेनिंग कर रहे थे। कोरोना हुआ, गुजर गए, मुआवजा भी नहीं मिला। पत्नी सरिता कहती हैं कि पैसा अभिषेक का बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन मिल जाता तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाती। कमी क्या, बच्चों को ऐसे, बच्चे हमसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब नहीं दे पाते। छोटा बच्चा भी, उसको क्या पता, 4 साल का बेटा है। मम्मा पापा कहाँ हैं, कब आएंगे, कॉल करो मम्मा पापा को। तुम क्या जवाब दो उनको?
सीमा अब अपने घर की दीवारों पे तस्वीरों में जिंदा हैं और अपनों की यादों में। उन्हें बुखार के बावजूद 15 अप्रैल को चुनाव में रिजर्व में रखकर ड्यूटी पे बुलाया गया, जहां हालत बिगड़ी और बाद में गुजर गईं और उनका खुशहाल परिवार उजड़ गया। अब उनके परिवार को 30 लाख का मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो नहीं आएंगी। ऐसे भीड़ भाड़ को जो है ना आइंदा के लिए जो है ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बच्चों का साया चला जाता है, इसलिए जो है ना बहुत बच्चे अनाथ हो चुके हैं और जो है ना आइंदा के लिए यह गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो है ना इस कोरोना के टाइम में जो है ना कोई इलेक्शन न कराए। शिक्षक संघ मांग कर रहे हैं कि अब सरकार इन मुसीबत के मारों की सुने और उनकी भी मदद करे। 3000 की सूची ये शिक्षकों और कर्मचारियों की है। 2000 लगभग 2000 प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक हैं, लगभग 1000 कर्मचारी हैं, तो इनमें से इतना अंतर नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये कोरोना जो हुआ है ये सरकार ने ज़बरदस्ती चुनाव कराए। पंचायत चुनावों के दौरान मरने वाले तमाम शिक्षक ऐसे थे जिनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है और उनके बीवी बच्चे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं। अगर इनके मामलों का परीक्षण कर सरकार इनकी कुछ मदद कर दे तो सरकार का घाटा नहीं होगा, लेकिन इन गरीब लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है। सीतापुर में समीर, सहारनपुर में अशोक, गाज़ीपुर में सुनील और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। टीके की खुराक की कमी के बावजूद मध्य प्रदेश ने सोमवार को 4,55,996 टीकाकरण का दावा किया, लेकिन कुछ टीकाकरण केंद्रों से जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करती हैं। लंबी लंबी कतार लोगों की दिखी, जहां कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती रहीं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। धार के एक टीकाकरण केंद्र में सोमवार को टीकाकरण के लिए लोगों की इतनी भीड़ उमड़ गई कि भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जैसे ही केंद्र खुला, लोग स्लॉट बुक करने गिरते पड़ते दौड़ पड़े। कई फिसले, एक दूसरे के ऊपर गिर गए बगैर मास्क। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों में जागरूकता आ रही है। जागरूकता होने के कारण हमारे टीकाकरण सेंटर तो वही 4-5 चल रहे हैं। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हमारे दामोद में आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है और सीमित वैक्सीन रहती है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास 200 वैक्सीन है, या कम से कम 400 से 500 लोग भीड़ हो जाती है। अभी वैक्सीन हमें कम प्राप्त हो रही है, इस कारण से यह परेशानी हमें हो रही। राजगढ़ में एक टीकाकरण केंद्र पर 1 किलोमीटर से अधिक लंबी कतार देखी गई। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए केंद्र के बाहर लाइन में लगे रहे। जिले में 17,000 डोज आई थी। कमी कहना उचित नहीं होगा। जितनी आपूर्ति हमें मिल रही है हम उसकी पूरी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने एक दिन में 17 लाख तक वैक्सीन लगा दी। 10 लाख का आंकड़ा हमने बहुत बार पार कर लिया। ये जरूर है कि लगातार आप सब के प्रयास से, मीडिया के प्रयास से और सरकारों के प्रयास से लोगों में जन जागरण आया है। लोगों के प्रति वैक्सीन को लेकर उत्साह है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। इससे पहले जुलाई के महीने में भी इस तरह की स्थिति छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिली थी, जहां हजारों लोग टीकाकरण केंद्र पहुंचे थे। 280 टीके आए, लेकिन भीड़ हजारों की। अब छिंदवाड़ा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले में कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य में अब तक 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। इनमें से 2 करोड़ से अधिक को अब तक केवल वैक्सीन की एक ही खुराक मिली है। अनुमान के मुताबिक राज्य में करीब 5.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी टीका लगाया जाना बाकी है। जून 21 को 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर एक नए रिकॉर्ड का दावा करने वाले मध्य प्रदेश में वैक्सीन की संख्या लगातार गिरती जा रही है। और तो और कई लोगों ने ये शिकायत भी की है कि उन्हें वैक्सीन लगने के सर्टिफिकेट के मैसेज आ गए, जबकि उन्हें अभी तक एक डोज भी नहीं लगाई गई है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश के चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक 67.6% लोग कोरोना संक्रमण के दायरे में आ चुके हैं।
देश के 21 राज्यों के उन्हीं 70 जिलों में ये सीरो सर्वे करवाया गया, जहां इससे पहले के 3 सीरो सर्वे हो चुके हैं। यानी कि अब भी देश की 40 करोड़ की जो आबादी है उन पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। देश की 2/3 आबादी में कोविड की एंटीबॉडी है। ये चौथे सीरो सर्वे का नतीजा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी न कभी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। कुल 28,975 लोगों पर ये सर्वे किया गया। 12,607 ने टीका नहीं लगवाया था और उनमें 62.3% एंटीबॉडी मिली। 5,038 लोगों ने एक डोज ली थी और इनमें 81% तक एंटीबॉडी मिली। 2,631 लोगों ने दोनों डोज ली थी, जिनमें एंटीबॉडी 89% तक मिली। 67-68% लोगों में जून जुलाई के महीने में सीरो पॉजिटिविटी एंटीबॉडी की प्रेजेंस जो है इतनी संख्या में, इतनी प्रोपोर्शन में हो चुकी है। जो हमें याद रखना चाहिए कि ये लगभग सेकेंड वेव के काफ़ी उतरने के बाद में जो पिक्चर है उसको दर्शाता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि इस सीरो पॉजिटिविटी में वैक्सीन लगने से भी जो सीरो पॉजिटिविटी आई है वो भी दिखाई देती है, क्योंकि अनवैक्सीनेटेड में जिनको नहीं मिला उनमें सीरो पॉजिटिविटी कम है, जिनको मिला तो फिर वो ऐड होके वो भी दिखाई दे रही है। अब स्कूल खोलने के संकेत भी दिए गए हैं। बच्चों में एस रिसेप्टर भी उनके लंग्स में बहुत कम होते हैं, तो वायरस जहाँ जाके चिपकना होता है, जहाँ अटैच होना होता है, वो नहीं कर पाता क्योंकि उनमें रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं। इसलिए बच्चों में अगर स्कूल खोलने हैं तो पहले प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जितना सपोर्ट स्टाफ है स्कूल का, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे टीचर्स हों, चाहे स्टाफ हो स्कूल का, उनका वैक्सीनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या शहर और क्या गांव, संक्रमण ने अपना पांव हर जगह पसारा है। 2/3 आबादी फिलहाल इसकी गिरफ्त में है और 1/3 पर खतरा। लिहाजा एहतियात बरतेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। करीब 1.5 साल से घरों में कैद बच्चों के मानसिक सेहत पर क्या हुआ है असर? कोरोना काल में कैद बचपन, पूरी खबर आपको दिखाएंगे सिटी सेंटर शो में एक ब्रेक के बाद। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को मानसिक रूप से और तोड़ दिया। बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। करीब 1.5 साल से घरों में कैद बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह से कोरोना का असर हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 1.5 साल से बचपन यूं ही कैद है। कोरोना की दूसरी लहर ने पाबंदियां और सख्त कर दी। तीसरी लहर के डर ने कैद को और अनिश्चित समय के लिए खींच दिया। जानकार कह रहे हैं कि इस वायरस ने हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरी चोट की है। कई बच्चों को डॉक्टरों की जरूरत पड़ रही है। बिफोर दिस कोविड जो भी हम लोग मेंटल हेल्थ इवेल्युएट करते थे बच्चों में, बिहेवियरल इश्यूज, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, different behavioral problems, all we hardly used to see. Once in 3 months में hardly 2-3 kids. Now every week we are seeing 1 or 2 kids in our OPD. डिफरेंट बच्चे डिफरेंट समस्याओं के साथ आते हैं। जैसे आप देखो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी इंडोर लाइफस्टाइल की वजह से बाकी कुछ देखा ही नहीं है। कुछ बच्चे हैं जिनको स्ट्रेंजर एंजाइटी जो हम कहते हैं, उन लोगों को यही नहीं पता कि बाकी लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। उन्होंने माँ बाप को छोड़कर सबसे इतना ज़्यादा डरना शुरू कर दिया है कि बच्चे किसी से घुल मिल नहीं पा रहे हैं। उनसे थोड़े बड़े बच्चे जिनको पता है कि जो स्कूल क्या होती है, स्कूल वो जाते थे, उनका सडनली बंद हो गया। वो अब धीरे धीरे इंडोर लाइफस्टाइल को सबसे ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं। पर उनमें दूसरी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई। इस वजह से अब उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो लोग ओबेस हुए जा रहे हैं। उनसे जो बड़े बच्चे हैं उनको अपने करियर की चिंता हो रही है। कुछ उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है। इस महामारी ने कई मासूमों को अनाथ किया। कई बच्चों ने अपने घर परिवार में करीबियों को गुजरते या फिर बीमारी से लड़ते देखा। लॉकडाउन की कैद के बीच ये हालात इनके मानसिक स्वास्थ्य पर दोहरा वार करते हुए नजर आए। कुछ बच्चों में फर्स्ट वेव से ज़्यादा डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देने लगे थे और डिप्रेशन के बाद में एंजाइटी सिम्टम्स, फिर उसके बाद में PTSD के कुछ सिम्टम्स जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर किसी के घर में अगर डेथ हुआ है तो डेथ के बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो डेथ का मीनिंग मालूम नहीं,
लेकिन उनको बताते हुए, उनको समझाते हुए भी पेरेंट्स को परेशानी हो रही थी। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप से आपको आके बताए कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है या मुझे ये दिक्कत है। तो इसमें पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है या जो पहले अच्छे से कर पाता था, अभी उसमें उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, शांत रहता है, चुप चुप रहता है, अकेला रहता है बच्चा, घुलना मिलना उसको अभी नहीं पसंद आ रहा है, या बार बार बच्चा बोल रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं, उदासी ज़्यादा बढ़ रही है, गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट्स हम घर में नोटिस करें और उसको हम अप्रोप्रिएटली डील कर सकें। ऑनलाइन बंधी जिंदगी, घर की 4 दीवारी में कैद चंचल बचपन और आसपास वायरस का खौफ बच्चों की दिमागी सेहत को ज्यादा आहत न करे, इसलिए उनके हर व्यवहारिक बदलाव को समझना जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के सीएसटी से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।